Yes, sir, you can start the class. थैंक यू सो मच। अस्सलाम एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट हमने जो है वो जो देख रहे थे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इसकी टाइप्स, हम कुछ हमने ये भी देखा था कि शुरू से देखते हैं कि हम कहाँ पे थे और क्या क्या कर रहे थे। तो पहले तो हमने समझा था कि ऑपरेटर ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते क्या हैं और फिर कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं। और फिर इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या कहाँ पे आते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का काम क्या है, ये करते क्या है, और फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वो क्या क्या मार्केट है, कितने कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसमें हमने विंडोज़ को देखा, फिर हमने लिनक्स को देखा और मैक ओएस को देखा। फिर ये कंप्यूटर्स के पर्सनल लैपटॉप्स के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। फिर जो है वो हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोबाइल के भी हैं, जिस तरह एंड्रॉयड है और आईओएस है। तो और फिर हमने इनके मार्केट शेयर को भी देखा। तो आखिरी जो थे वो हम लिनक्स पे और इनके प्रोप्राइटरी लाइसेंसिंग वगैरह के टॉपिक पे थे। और ये क्या चीज़ है, और ओपन सोर्स भी हमने देखा कि लिनक्स ओपन सोर्स क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है। तो इसी को थोड़ा और आगे देखेंगे। और ये हमने कंपैरिजन भी देखा था कि विंडोज़ मैक ओएस लिनक्स एंड्रॉयड आईओएस में क्या कंपैरिजन्स हैं। और इसमें हम यहाँ पे थे क्या, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट के साथ आज हम इसको इसके लाइसेंसिंग भी देखेंगे कि लाइसेंसिंग किस तरह होती है। अब यहाँ पे ये पेड लाइसेंस लिखा हुआ है और कम्स विद, ये हमारे पास मैक ओएस में लिखा हुआ है कम्स विद मैक। और फिर ये दोनों फ्री हैं। और फिर आईओएस जो है वो हमारे पास डिवाइस के साथ आता है। डिवाइस के साथ कौन सी, आईफोन एप्पल की डिवाइस। तो इसी को बिल्डअप करते हैं और यहीं से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसमें बेसिकली फ़र्क क्या होता है। तो ओपन सोर्स जो है वो हमने उसकी कल एक एग्जांपल देखी थी कि वो लिनक्स क्या चीज़ है, और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जिसका कोड भी इंटरनेट पे पड़ा हुआ है सारा, और मतलब इसमें इसको कोई भी इसमें कोड कर सकता है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसको समझ सकता है, इसको देख सकता है। तो इसको ओपन सोर्स और प्रोप्राइटी के ऊपर ज़रा थोड़ा और डिफरेंस देखते हैं। तो ओपन सोर्स जो है ना वो एक तो ये कि वो इसको देख सकता है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसका कोड हर कोई लिख सकता है, इसके साथ साथ ना ये फ्री भी होता है। तो डिपेंड करता है लाइसेंसिंग किस तरह है। और इसमें आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, मतलब आप अपना लिनक्स भी बना सकते हैं। थोड़ी आपको लिनक्स का कोई फीचर पसंद नहीं आ रहा तो आप अपना उसमें कोई थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और अपने नाम से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप इशू कर दें। अच्छा, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हर टाइप का सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हो सकता है। जिस तरह यहाँ कुछ एग्जांपल दी हुई है, ये लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जो फायरफॉक्स है ये वेब ब्राउज़र है। ये वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है ये एक मीडिया प्लेयर है जो मतलब ऑडियो और वीडियोस प्ले करने के लिए होता है। तो ये मतलब वो हमारे पास इसकी ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही ओपन सोर्स हो, बल्कि ये किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हो सकता है। फिर आ गया हमारे पास प्रोप्राइटरी। अच्छा, इसके अलावा ओपन सोर्स के ना कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये कम्युनिटी सपोर्ट। अच्छा, कम्युनिटी सपोर्ट क्या चीज़ होती है, कम्युनिटी सपोर्ट ये होती है कि जिस तरह मतलब अब पूरी दुनिया से बंदे इसमें वो यूज़र्स और डेवलपर्स जो हैं वो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, इसमें बना रहे होते हैं, इसको इन्हेंस कर रहे होते हैं। तो ये अब जो मसला आपको आया होता है ना वो किसी और को भी आया होता है। तो उसका जो तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप जिस मसले का हल ढूंढ रहे हैं वो
मसला पहले किसी ना किसी को आया होगा, और उसने उसका हल पहले से सॉल्यूशन तलाश कर लिया होगा, और वो उसने ओपन उसमें डाल दिया होगा कि भाई ये इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। तो इस उस सेंस में बहुत मतलब स्ट्रांग जो है वो हमारे पास कम्युनिटी सपोर्ट होती है, कि हम कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। और फिर दूसरा ये है कि वो स्ट्रांग डॉक्यूमेंटेशन। अब जो ये प्रॉब्लम्स आते हैं इनकी फिर सॉल्यूशंस पोस्ट होते हैं, अब ये विद टाइम हो रहे हैं। अब देखें ये लिनक्स जब से बना है, तो उस वक्त से लेके अब जितने प्रॉब्लम्स आए हैं और उनके सॉल्यूशंस जिन जिन लोगों ने ढूंढे हैं, उन्होंने ना वो सारे ये सारे डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। ये किसी जगह सेव है हमारे पास, इनकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं। और मतलब इस प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम आए तो क्या करना चाहिए, इस किस्म का प्रॉब्लम आए तो क्या करना चाहिए। तो ये बहुत एक पूरी हमारे पास एक हिस्ट्री होती है, एक डिटेल्ड होती है। अच्छा, इसके अगेंस्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट देखें या कोई और पेड प्रोडक्ट देखें या प्रोप्राइटरी लाइसेंस देखें, उसमें ये चीज़ नहीं होती उन सॉफ्टवेयर्स में। उसमें क्या होती है, उसमें उनकी होती है कस्टमर सपोर्ट। कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर लें या उनका चैट कर लें उनके साथ, या उनकी कस्टमर सपोर्ट ले लें किसी तरह। तो वो कम्युनिटी लेड नहीं होता, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन लेड होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और वो उसमें वो कस्टमर सपोर्ट में आपके मसले हल कर देंगे। तो ये दो डिफरेंसेस हैं इनके, कम्युनिटी सपोर्ट में और विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट में। तो और बाकी जिस तरह मैंने बताया, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, ये तो ओपन सोर्स हो गया। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है फिर? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो मलकियत है। वो उसकी वो उसको ओन करती है वो सॉफ्टवेयर को। और वो ही उसको मतलब फिर वो चेंजिंग कर सकती है उसमें, और उसी को रिप्रोड्यूस सॉफ्टवेयर को वो वही ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता वो सॉफ्टवेयर। और मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन ही उस सॉफ्टवेयर को उसमें चेंजेस करके वो करती है। और इसके लाइसेंसिंग होती है फिर। तो लाइसेंसिंग जो है वो म, फिर पेमेंट्स पे मिलती हैं। कि मतलब आपने किसी चीज़ का, आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि वो ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में, कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है वो कॉस्ट के अगेंस्ट आपको मिलता है, और जबकि ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल होता है और फ्री टू यूज़ होता है। और कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री टू रिप्रोड्यूस भी होते हैं। मतलब आपने उसमें चेंजिंग की और अपना सॉफ्टवेयर बना दिया, कुछ फीचर्स डाल दिए, कुछ निकाल दिए। तो इस तरह के भी, डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंस। तो अब ये देखें कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की, एडोब फोटोशॉप की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। अब इनका कोड हमें नहीं पता कहाँ क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या नहीं लिखा हुआ। और तो ये सारी एग्जांपल्स हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। और वेंडर कंट्रोल भी कहते हैं इसको, कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इनका वेंडर है। तो अब जिस तरह मैक ओएस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, आईओएस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो इनका वेंडर कौन है? वेंडर वो है जो वो कंपनी, जिसको हम बोलेंगे कि कंपनी को वेंडर कहते हैं, कि जो उस चीज़ को मैनेज कर रही होती है। तो ये विंडोज़ फोटोशॉप, और फोटोशॉप का वेंडर एडोबी है। और ऑफिस का वेंडर और माइक्रोसॉफ्ट है। विंडोज सिमिलरली विंडोज़ का भी वेंडर माइक्रोसॉफ्ट है। मैक ओएस और आईओएस का वेंडर एप्पल है। तो अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, वो है हमारे पास एथिक्स, पायरेसी, और मतलब रिस्पॉन्सिबल यूज़ क्या होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये पता होना चाहिए कि मतलब इसमें क्या क्या वो चीज़ें हैं। देखें, एक तो ये है कि वो जो हमारे पास अगर हम कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और विदाउट परमिशन यूज़ कर रहे हैं, उसको कहते हैं पायरेसी। तो मतलब यूजुअली ऐसे होता है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, जिसका लाइसेंस रिक्वायर्ड है, कोई सॉफ्टवेयर है जो कि पेड है, और वो कंपनी ओन्ड है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, और उसको यूज़ करने के लिए आपको उसका लाइसेंस रिक्वायर्ड है। लेकिन आप वो किसी तरीके से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या वो कहीं से मिल जाता है आपको, या किसी का पीसी में इंस्टॉल होता है वहाँ से कॉपी करके आप वो कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं पायरेसी, या दूसरे अल्फाजों में चोरी।
तो सॉफ्टवेयर के वैसे इसको चोरी कहते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के टर्म्स में हम इसको कहेंगे तो ये पायरेसी इसका करेक्ट वर्ड है। और मतलब फिर इसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो एक तो ये कि ना कि ये सिर्फ गलत है, वो एथिकली गलत है। तो दूसरा ये कि इसके मतलब और भी रिpercussions हो सकते हैं कि वो कोई लीगली भी वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो कानूनी तौर पे भी वो हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो है सिक्योरिटी। आप किसी कंपनी से उसका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसके साथ आपको उनकी कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगी, और वो वायरसेस वगैरह ये सारी चीज़ें और वो सिक्योर होगा, आपका डाटा भी सिक्योर होगा उसमें। तो अगर आप कोई क्रैक्ड वर्जन यूज़ करेंगे, पायरेटेड वर्जन यूज़ करेंगे, तो उसमें फिर आपके सिक्योरिटीज़ के मसले भी आ सकते हैं। हो सकता है कोई वायरस आ जाए उसमें, हो सकता है किसी ने कोई मतलब वैसे कोई डाटा चोरी करने के लिए कोई अंदर सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्राम चला के रखा हुआ हो, तो इस तरह के मसले भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इकोनॉमिक हार्म। मतलब आपने एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया या कुछ बंदों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो डिज़र्व, अगर उन्होंने उसकी कोई प्राइस रखी हुई है तो वो डिज़र्व करते हैं कि मतलब वो उनको उसका पे किया जाए। तो लेकिन अगर हम लोग उन वो चीज़ चोरी करेंगे तो जाहिर बात है उनको भी लॉस हो रहा होगा कि वो भी एक कंपनी चल रही है और वहाँ भी लोगों को पेज मिल रही हैं और वहाँ भी लोग जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक हार्म भी हो रहा होता है इस चीज़ों से, और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला है, पायरेसी और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। तो आगे चलते हैं। ये आई थिंक कि काफ़ी अच्छा कवर हो गया ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एथिक्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स पे। अब आते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते क्या हैं। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और फिर हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है ना वो कुछ छोटे छोटे अलग से प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। तो इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनकी एग्जांपल्स देखेंगे भी हम, लेकिन ये करते क्या हैं सबसे पहले ये देखते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो आपका बेसिकली तो कंप्यूटर मतलब उसमें चलाने में हेल्प कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अब कोई डिवाइस ड्राइवर है, और वो डिवाइस ड्राइवर जो है वो एग्जांपल है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम की। सिमिलरली आपका हार्ड हार्ड ड्राइव या स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो गई है, और अब उसको क्लीन करना है, तो डिस्क क्लीनर जो होता है वो जो बिल्ट इन होता है वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ वर्क कर रहे होते हैं। मतलब वो देख रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चल रहा होगा, लेकिन डिवाइस ड्राइवर भी साथ में पीछे चल रहा होगा कि वो सारी डिवाइसेस कनेक्टेड रहें और साथ साथ चलती रहें। सिमिलरली डिस्क क्लीनर का सॉफ्टवेयर भी चल पड़ेगा खुद ब खुद जब वो डिस्क हमारी फुल होगी या स्टोरेज फुल हो रही होगी। ये डिस्क ड्राइवर के सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर के सॉफ्टवेयर को हमें अलग से चलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही हमें दे देगा कि भाई आपकी डिस्क फुल हो रही है और ये हो रही है, वो खुद ही पीछे काम कर रहा होगा। तो ये इस तरह के होते हैं। इसके अलावा भी मतलब स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक काम के लिए भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जिस तरह के हमारे पास वायरसेस के लिए एंटीवायरसेस होते हैं। तो विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर है जो इनका बिल्ट इन होता है, और ये बिल्ट इन मतलब ऑटोमेटिकली चल रहा होता है पीछे। विंडोज़ डिफेंडर को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई वायरस होता है तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। तो इस तरह के ये हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, इनको देखते हैं। तो ये डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर है। और डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली देखते हैं कि आपके उसमें अननेसेसरी फाइल्स कौन सी हैं, और रिसाइकल बिन में जो आपने काफ़ी अरसे से चीज़ें डिलीट करके वहाँ पड़ी हुई हैं और वो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये इस तरह की चीज़ों को क्लीन करता रहता है। इसका जो असल मकसद होता है ना डिस्क क्लीनअप का, वो होता है स्पेस कोई अनयूज्ड हमारे पास, या जो ऐसी स्पेस जो यूज़ हुई हुई है जिसकी ज़रूरत नहीं है यूज़ होने की, तो वो स्पेस फ्री करे, उस स्पेस को अनयूज करे। तो अनयूज्ड कैटेगरी में लेके स्पेस फ्री करता है ये। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अब वो ये कुछ डिस्क क्लीनअप के सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स हैं। विंडोज़ डिस्क क्लीनअप, तो विंडोज़ में जो है वो बिल्ट इन भी होता है, और इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी होती। आप जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो डायरेक्टली क्या कहते हैं इंस्टॉल हो जाता है हमारे पास।
और इसके लिए मतलब वो खुद ब खुद ये पीछे बैक पे बैकग्राउंड में काम करता रहता है। इसके अलावा और भी मतलब ये अब ये जो है ये हमारे पास मतलब साथ में आता है विंडोज़ के। तो अगर किसी ने विंडोज़ खरीदी हुई है या विंडोज़ उसके पास है, तो उसको ये डिस्क ड्राइवर, ये जो डिस्क क्लीनअप का सॉफ्टवेयर है, ये अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास ये उसमें साथ आता है। लेकिन इसके साथ कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स भी होंगे डिस्क क्लीनअप के, और कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स अलग से भी होंगे डिस्क क्लीनअप के। तो अगर आपको ये विंडोज़ वाला पसंद नहीं है, आप कुछ और सॉफ्टवेयर ट्राई करना चाह रहे हैं, तो ये एक और ब्लीच बिट है। तो ये जो है ये ओपन सोर्स है, फ्री है। और फिर एक सीसी क्लीनर भी है। इसी तरह के और भी होंगे, कुछ पेड भी होंगे कि जो कुछ पैसे लेके आपको मिलेंगे। तो उनमें कुछ हो सकता है एडवांस फीचर्स हों या वो इजी टू यूज़ हो, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये बेसिकली वायरसेस के लिए होते हैं। और ये भी ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, जो इसका बिल्ट इन होता है विंडोज़ का। इसका नाम है विंडोज़ डिफेंडर। तो लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे मतलब हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड हैं। तो इस तरह के वो होते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये आपकी सिस्टम में जो है ना वायरसेस को कॉन्टिन्यूसली स्कैन कर रहे होते हैं। सिमिलरली आप कुछ इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो पहले एंटीवायरस चल रहा होगा। पहले एंटीवायरस चलेगा, उसके बाद वो चीज़ डाउनलोड होगी, अगर वो एंटीवायरस से गो थ्रू हो जाती है। तो मतलब ये वायरस डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होने देता आपके सिस्टम पे। और इसी तरह आप कुछ इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपने किसी ऐड पे क्लिक कर दिया, तो ये नहीं होगा कि पीछे कोई आपकी स्क्रिप्ट चल जाएगी और कुछ और हो जाएगा। तो पहले ही एंटीवायरस चल रहा होगा बैकग्राउंड में। हर चीज़ इससे गो थ्रू हो रही होती है। और ये फिर आप ये ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आपका वो पीसी वायरसेस से प्रोटेक्टेड हो। इसके अलावा जो साइबर अटैक्स होते हैं, उनमें भी आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं एंटीवायरस के। ये नॉर्टन है, मैकअफी है, कैस्पर्स का है, एवास्ट एवीजी। तो ये सारे मतलब आपको फॉर पेमेंट मिलेंगे। और ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो विंडोज़ डिफेंडर जो है ये वो विंडोज़ के साथ है, तो इसको आपने मतलब अगर विंडोज़ है तो इसके लिए आपको अलग से पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती विंडोज़ डिफेंडर के लिए। फिर कुछ होते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर्स। ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं हमारे पास। और इसमें बैकअप सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जब अगर आपने कोई काम किया हुआ है और वो लॉस हो गया है, तो वो सारी मतलब वो हमारे पास उसका बैकअप होता है, और ये बैकअप बनाना पड़ता है खुद। और कभी कभार विंडोज़ में है तो उसमें ये एक बिल्ट इन फीचर भी होता है। मतलब वो आप प्रीवियस कोई स्टेट होती है उसमें आप जाके रिस्टोर कर लेते हो कि भाई जब से मेरे फलाने टाइम पे मेरा पीसी ले जाओ। मतलब ऐसे होता है कि आज अगर थर्सडे है, तो कोई वायरस आ गया और कोई मसला आ गया, तो मैं इसको अपने पीसी को बोलूंगा या विंडोज़ को बोलूंगा कि तो वेनसडे के दिन पे मेरा पीसी की स्टेट ले जाओ कि वेनसडे में किस उसमें था। तो वो विंडोज़ ने ऑटोमेटिकली अपने पास सेव की हुई होगी कि लास्ट जो करेक्ट स्टेट होती है। तो ये बैकअप सॉफ्टवेयर इस तरह चल रहे होते हैं। अच्छा, ये करता किस तरह, ये काम किस तरह करता है बैकअप सॉफ्टवेयर? तो एक तो होता है फुल बैकअप, कि वो आपके पूरी पीसी की स्टेट आपके पास होता है और वो विंडोज़ रिस्टोर कर देता है एक प्रीवियस पॉइंट इन टाइम पे। तो वो करता क्या है, वो बेसिकली अपने पास इसने कॉपी बनाई हुई होती है सारे डाटा की, जिसमें विंडोज़ की स्टेट होती है, आपकी सारी फाइल्स होती हैं, सब कुछ होता है। इसकी एक कॉपी इसके पास हमेशा होती है, ताकि आप कभी प्रीवियस विंडोज़ करप्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये प्रीवियस पॉइंट इन टाइम पे आप जा सको। तो फिर एक और चीज़ होती है इंक्रीमेंटल बैकअप। अच्छा, अब ये ना कुछ फीचर्स हैं। और मतलब आप इसमें फुल बैकअप भी बना सकते हैं, और फिर इंक्रीमेंटल बैकअप के भाई जो लास्ट मेरी रिस्टोर्ड स्टेट थी, कि वेनसडे वाले दिन के बाद से जितनी चीज़ें हुई हैं ना उनका बैकअप बनाना है बस। वेनसडे से पहली वाली जो चीज़ें हैं वो मेरे पास अलग से सेव हैं, या वो नॉन इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो या फिर कोई डिफरेंशियल बैकअप हो सकता है कि भाई हम बोलेंगे वो जो लास्ट फुल बैकअप बनाया था उसके बाद से जो अब तक चेंजेस हुई हैं उनका एक और बैकअप बना लो।
तो विंडोज़ में ये किस नाम से होता है, ये अक्सर जब आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें एक ब्लू स्क्रीन आती है या विंडोज़ करप्ट हो जाए, तो फिर आपके पास एक विंडोज़ रिपेयर का ऑप्शन होता है। तो विंडोज़ रिपेयर के अंदर ये एक ऑप्शन होता है, विंडोज़ बैकअप एंड रिस्टोर। तो उसमें होता है, मैक में ये टाइम मशीन के नाम से होता है। इसके अलावा भी थर्ड पार्टी टूल्स भी होते हैं, और मतलब प्रोप्राइटरी टूल्स भी होते हैं जो पेमेंट्स के अगेंस्ट और उसमें मिलते हैं। तो ईज अस टू डू बैकअप, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अच्छा, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने यूटिलिटी प्रोग्राम्स देख लिए कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, और इसमें हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स आ गई। डिस्क क्लीनअप आ गई, एंटीवायरस आ गए, बैकअप सॉफ्टवेयर्स आ गए। अब एक और देखते हैं, फाइल कंप्रेशन टूल्स। फाइल कंप्रेशन टूल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके फाइल को कंप्रेस करते हैं, इनका साइज छोटा करते हैं, और इनका जो मकसद होता है वो होता है स्टोरेज की स्पेस को सेव करना। कि हमारे पास जो स्पेस होती है, अगर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है, तो वो इनको उसको कंप्रेस करके छोटा करेंगे और हमारे पास स्पेस को सेव करेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों होता है? कि मतलब कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन टूल्स के इसके बगैर भी क्या मसला है? तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि मतलब हमारे पास स्टोरेज स्पेस सेव हो रही है। तो स्टोरेज स्पेस सेव मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमने स्टोरेज स्पेस सेव करके क्या करना है? अगर हमारे पास 500 GB है तो 2 GB ले रहा है या 4 GB ले रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब वो फाइल शेयर होगी, अगर तो वो आपके सिस्टम पे पड़ी हुई है फिर तो कोई इतना कोई ख़ास कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको ओवर द इंटरनेट शेयर करना है, तो फिर बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर वो इंटरनेट पे पहले अपलोड होगी, किसी को भेजना है तो वो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसलिए फाइल्स जो हैं वो हम चाहते हैं कि मिनिमाइज्ड हों और वो मिनिमम स्पेस लें। और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारी जगहों पे फाइल अपलोड की कैपेसिटी होती है कि मतलब 15 MB से लार्जर फाइल साइज नहीं होना चाहिए, या इतनी MB से हमारे पास लार्जर इमेज साइज नहीं होना चाहिए, या केबीज में होता है। तो इस तरह की हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस तरह इसलिए भी हमें ये फाइल ट्रांसफ़र जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं, ये फाइल अपलोड में और डाउनलोड में हमारे पास काफ़ी मतलब आसानी रहती है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं फाइल कंप्रेशन टूल्स की, जिस तरह हमारे पास बहुत मशहूर है जिप, और विनरार करके एक हमारे पास और आता है। तो वो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 7-zip के नाम से है, विनरार है, और डॉट रार का फॉर्मेट, मतलब ये विनरार इतना पॉपुलर है कि लोग इसको मतलब आपस में कहते हैं कि डॉट रार की फाइल भेज दो। तो ये डॉट रार जो फॉर्मेट है बेसिकली इसका, वो सॉफ्टवेयर का नाम असल में विनरार है। तो इसी तरह हमारे पास एक 7-zip है। तो विंडोज़ के अंदर भी ये बिल्ट इन आता है, और वो कंप्रेशन जिप करके फोल्डर आता है, कि वो ऑप्शन आता है, आपने किसी फोल्डर को वो करना हो, जिप करना हो, तो मतलब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और या किसी भी फाइल को, तो वो आपके पास उसमें चला जाएगा, जिप में, और आप उसको जिप कर सकते हैं और उसका फाइल साइज रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, ये हम काफ़ी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, और डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं, और इनको भी थोड़ा देख लेते हैं ज़रा डिटेल में। तो ये बेसिकली ट्रांसलेटर होते हैं हार्डवेयर के, और मतलब आपका जो हार्डवेयर कनेक्टेड है उसको यूजेबल बनाने के लिए ये ड्राइवर होता है। ये सॉफ्टवेयर होता है डिवाइस ड्राइवर, जो कि आपके हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है। तो व्हाट आर दे? इसमें लिखा हुआ है, स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउ योर ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट with specific hardware devices such as printer, graphic cards, mice and keyboards। तो कीबोर्ड माउस की एग्जांपल तो काफ़ी कॉमन है कि मतलब हमारे पास कीबोर्ड का ड्राइवर होगा, फिर माउस का ड्राइवर होगा। यूजुअली अब ज़रा थोड़ी एडवांसमेंट आ गई है, तो हमारे पास नॉर्मली प्री इंस्टॉल्ड आते हैं ड्राइवर, विंडोज़ अगर आप करें तो। लेकिन पहले ये खुद बैठ के इंस्टॉल करने पड़ते थे,
कि भाई वो एक एक चीज़ का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था अगर किसी ने विंडो की है। तो पहले हमें साउंड का ड्राइवर, विंडो हो जाती थी लेकिन आवाज़ नहीं आती थी, तो हमें साउंड कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। सिमिलरली विंडो हो जाती थी, इंटरनेट नहीं चलता था, तो लैन का ड्राइवर इंस्टॉल होता था। इसके अलावा ये सारे ड्राइवर्स खुद से इंस्टॉल करने होते थे। तो और कुछ चीज़ें हैं जिनके ड्राइवर्स अभी भी हमें इंस्टॉल करने होते हैं, जिस तरह ग्राफिक कार्ड्स हैं, इसके अलावा प्रिंटर्स हैं। इसके अलावा फिर हमारे, और इनके साथ अक्सर आपने देखा होगा, आप प्रिंटर खरीदें तो उसके साथ एक सीडी आती है, कोई सीडी भी वो आपको देते हैं। तो वो यूजुअली सीडी इसीलिए होती है कि वो उसमें उसका ड्राइवर होता है प्रिंटर का, कि आप उसको मतलब प्रिंटर जब आप कनेक्ट करें तो वो सीडी भी कंप्यूटर के सीडी रोम में डालें और उसका ड्राइवर इंस्टॉल करें, वो तभी प्रिंटर सही वर्क करेगा। तो पहले तो सीडीज आती थी, अब पता नहीं मतलब इसके ये भी ऑनलाइन हो गया। और अब मतलब आप इंटरनेट से आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे, और आप अपना मॉडल नंबर डालें प्रिंटर का तो वहाँ पे ड्राइवर अवेलेबल होगा और वो वहीं से डाउनलोड कर लें आप। तो ग्राफिक कार्ड्स हैं, इसके अलावा ग्राफिक कार्ड्स के अलावा लैन कार्ड्स हैं, नेटवर्क कार्ड्स होते हैं। तो इन सब के भी हमारे पास वो होता है, ड्राइवर्स होते हैं। अच्छा, अब ये ड्राइवर बनाता कौन है? तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर बनाता है, मतलब जिसने प्रिंटर बनाया है और जिसने वो हार्डवेयर बनाया है वही बनाता है। इसके अलावा कीबोर्ड माउस के भी इसी तरह ड्राइवर्स आते हैं। अब ये जो ड्राइवर्स हैं ना, ये स्पेसिफिक टू ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मतलब कुछ ड्राइवर्स होंगे जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे वर्क करेंगे। जिस तरह मैं एक प्रिंटर ले लूँ, अब हो सकता है उसके साथ जो वो प्रिंटर, अब मेरे पास जो है वो प्रिंटर, मेरे पास विंडोज़ चल रही है। अब वो जो, अब प्रिंटर ने विंडोज़ से कनेक्ट होना है, तो फिर अब कुछ अर्से मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ, और फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई मेरा दोस्त मुझसे वो प्रिंटर मांग लेता है, लेकिन उसके पास है लिनक्स या मैक ओएस। तो अब वो प्रिंटर मैक ओएस पे भी चलना चाहिए। तो और फिर या इसी तरह लिनक्स पे भी चलना चाहिए। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि ये इसको कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ड्राइवर्स जो है ना वो अक्सर होते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, कि वो मतलब वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं उसके हिसाब से इंस्टॉलेशन होती है। मतलब और ये चीज़ जो ड्राइवर्स लिखते हैं बैठ के, जो इंजीनियर्स ड्राइवर्स लिखते हैं, और जो, तो जो हमारे पास वो ड्राइवर्स लिखता कौन है? ड्राइवर जो है वो इंजीनियर्स होते हैं, वो बैठ के वो ड्राइवर्स लिखते हैं और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उस पर लिखते हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आप जब वो उसकी ड्राइवर की सीडी डालें, तो वो खुद ब खुद मतलब डिटेक्ट कर लेगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और उसके हिसाब से वो इंस्टॉलेशन करेगा। तो जब प्रिंटर हम कनेक्ट करते हैं तो वो विंडोज़ पे भी चलेगा, वो लिनक्स पे भी चलता है, वो मैक ओएस पे भी चलता है। तो ये कौन चलाता है ये, और ये किस चीज़ का कमाल है? ये है डिवाइस ड्राइवर का कमाल। तो ये डिवाइस ड्राइवर ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है ये, जिस किस्म का भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो यहाँ पे इसकी थोड़ा सा लिखा हुआ है, थिंक ऑफ ड्राइवर्स एज ट्रांसलेटर्स। योर ओएस ऑपरेट स्पीक्स अ जनरल लैंग्वेज बट ईच हार्डवेयर डिवाइस हैज इट्स ओन डायलेक्ट। This driver bridges the gap, enable seamless communication between software and hardware। तो इस तरह हमारे पास सीमलेस कम्युनिकेशन होती है बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर जो है वो आपका फिजिकल डिवाइस है जिसका वो ड्राइवर है। मतलब वो प्रिंटर हो सकता है, हार्डवेयर कुछ और हो सकता है। तो प्रिंटर को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए जो ये बताए, वो उस ट्रांसलेटर को हम कहेंगे डिवाइस ड्राइवर। और ये डिवाइस ड्राइवर अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है या अनकरेक्टली इंस्टॉल्ड है या बीच में करप्ट हो गया, कुछ हो गया, तो ये आपका जो हार्डवेयर है वो मेल फंक्शन भी कर सकता है। मतलब प्रिंटर सही से चल नहीं रहा, ऑन हो रहा है, लाइट जल रही है, सब कुछ है, लेकिन प्रिंट नहीं आ रहा। तो इस तरह के भी मसले हो सकते हैं। विदाउट द करेक्ट ड्राइवर इंस्टॉल्ड, हार्डवेयर में मेल फंक्शन और नॉट वर्क एट ऑल। अच्छा, मेल फंक्शन ये होता है कि वो प्रिंटर चल तो रहा है लेकिन वो कुछ मसले आ रहे हैं, और काफ़ी सारी मतलब चीज़ें उसमें फीचर्स नहीं चल रहे, या कुछ स्पेसिफिक फीचर्स नहीं चल रहे, बाकी सारा चल रहा है वो।
अच्छा, ये जो चीज़ें थी ये भी थी, वो सारी किस कैटेगरी में थी हमारे पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो हमने पहले देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, कल हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। और मतलब उसके अंदर फिर हमने क्या क्या देखा, ओएस देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया कि वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर हमने ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स देखे, ये 5-6 किस्म के यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जिसमें हमारे पास डिस्क क्लीनर्स आ गए, एंटीवायरसेस आ गए, और जो अभी हमने बाकी देखे। अच्छा, ये एक अलग कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की ना। अब आता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो वो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मशीन यूज़ कर रही होती है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो ह्यूमंस यूज़ कर रहे होते हैं, इंसान यूज़ कर रहे होते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इसका मशीन से ज़्यादातर कोई लेना देना नहीं होता, सिवाय इस चीज़ के वो मशीन में इंस्टॉल होंगे या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होंगे। तो ऐसे समझे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही अल्टीमेटली पार्ट होते हैं, लेकिन इसकी कैटेगरी अलग होती है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही होगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल डॉक्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये अगर आपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है तो ये आपके विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल होगा ना। तो विंडोज़ इटसेल्फ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि इटसेल्फ हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये इस तरह इंटरैक्ट भी करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है, अगर कोई लोकल इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर कोई क्लाउड बेस्ड है, जिस तरह गूगल डॉक्स है या गूगल शीट्स है, तो वो एंटायरली क्लाउड बेस्ड है। आप इंटरनेट आपके पास होगा तो आप एक्सेस कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो वो मतलब उसका फिर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से कोई मतलब वो नहीं होता, लेना नहीं होता। वो इटसेल्फ एक अपनी बिल्कुल एक अलग कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो वो उसमें होता है। अच्छा, फिर ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एप्पल पेजेस और लिब्रे ऑफिस राइटर। ये जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये आपको नॉर्मली मोस्ट कॉमनली यूज मिलेगा लिनक्स में, और लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस में। मतलब अगर किसी ने यूबंटू इंस्टॉल किया हुआ है या कुछ और डीबियन इंस्टॉल किया हुआ है, जितनी लिनक्स की कल हमने वो देखी थी कि इंस्टॉलेशंस हैं, जिस तरह ये यूबंटू है, डीबियन है, रेड हैट है। किसी ने अगर इनमें से कोई इंस्टॉल किया हुआ है, यूबंटू इनमें से सबसे ईजी है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ट्राई कर लें और यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल भी देख लें इसका। तो ये आसान है, तो इससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यूबंटू में ये आता है लिब्रे ऑफिस, तो प्री इंस्टॉल्ड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में जो तीन बड़ी टाइप्स हैं। और मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकते हैं, मतलब हर जो चीज़ है फिर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को छोड़ के, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को छोड़ के, फर्मवेयर और इस तरह की सारी चीज़ें छोड़ के, तो बस फिर बाकी हर जो चीज़ है वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि वो ह्यूमन की नीड आसान करिए, ये जूम हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो और सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल किया हुआ है, स्लैक इंस्टॉल किया हुआ है, व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर ये आपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए हैं तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। और अगर आपने ये क्लाउड बेस्ड हैं तो फिर इनका सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो कुछ सिस्टम तो सॉरी, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो होती है वो स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट्स क्या है? स्प्रेडशीट बेसिकली आप लोगों ने खोल के देखी होगी, अब तक देख ली होगी, तो मैं दिखा भी देता हूँ। और इसको कहते हैं ये रोज एंड कॉलम्स की एक हमारे पास जो अरेंजमेंट है, जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं या नंबर्स को डील कर सकते हैं, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। तो ये एक टिपिकल व्यू है स्प्रेडशीट का। तो माइक स्प्रेडशीट में कौन कौन सी चीज़ें, ये गूगल शीट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोस्ट पॉपुलर है। और एप्पल का इनके पास नंबर्स है, एप्पल नंबर्स। इसी तरह हमारे पास ubuntu में लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस में लिब्रे ऑफिस आता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। मतलब हमारे पास जैसे ये एडोबी का फोटोशॉप है, एडोब का इलस्ट्रेटर है, फिर कोरल ड्रॉ है, फिर एक गिम्प है। गिम्प जो है वो इसी तरह फ्री है, लिनक्स के उसमें आ रहा होता है।
तो ये जो ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी इनकी भी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं कि एक रास्टर बेस्ड होते हैं, पिक्सल बेस्ड जिसको हम कहते हैं, और एक वेक्टर बेस्ड होते हैं। तो लेकिन ये खैर ज़रा थोड़ी आगे की चीज़ है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ये ग्राफिक डिज़ाइन के भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है कि मतलब जो ह्यूमंस अपने नीड्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसका क्लाउड बेस्ड वर्जन भी होता है और उसको कैनवा कहते हैं। तो कैनवा मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि कैनवा किस तरह दिखता है। और तो यहाँ पे ये कैनवा की वेबसाइट है, यहाँ पे आप इस पे लॉग इन कर लें और स्टार्ट डिज़ाइनिंग फॉर फ्री। तो ये फ्री भी है, कुछ चीज़ें इसमें फ्री हैं, कुछ चीज़ें इसमें पेड हैं, तो आप लेकिन इसको आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें ये इस तरह हमारे पास कैनवा में आप कुछ डिज़ाइंस कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ काफ़ी सारी खुद भी चीज़ें बनाई हुई हैं। और तो इसमें इस तरह के आप डिज़ाइंस भी देख सकते हैं। अब और ये सारा आप इसमें बना सकते हैं। तो ये भी बेसिकली कैनवा भी क्या है, ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। अब देखें फ़र्क क्या है कैनवा में और बाकी सारी ये जो दूसरे हमने डिस्कस किया है अडोबी वाले। तो कैनवा जो था वो क्लाउड बेस्ड था इंटायरली, मतलब ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता। तो बाकी एडोब फोटोशॉप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब उसके ऑनलाइन कुछ वर्जन्स भी आ गए हैं और वो कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये आपको ट्रेडिशनली इंस्टॉल ही करना पड़ता था, इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप। और अगर आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए, इसके मतलब ज़्यादा फीचर्स यूज़ करने हैं, तो ये आपको अभी भी इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, एडोब फोटोशॉप। और इमेज एडिटिंग के इसी तरह मतलब इसमें इमेज एडिटिंग हो जाएगी हमारे पास। और मतलब वीडियो की एडिटिंग भी कर सकते हैं हम इनके। एडोबी का अब आजकल एक पूरा सूट आता है जिसको हम एडोबी सूट कहते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। और इसको कहते हैं एडोब क्रिएटिव क्लाउड। ये अब पेड हुआ हुआ है, मतलब अब इसमें एक सॉफ्टवेयर नहीं है। अब इसमें ना ये एक पूरा क्रिएटिव क्लाउड इन्होंने बना दिया है। और अब जो है ना इसमें काफ़ी सारे ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें क्या फोटोशॉप आ रहा है, इलस्ट्रेटर आ रहा है, एक्रोबैट प्रो है, फिर एडोबी फायरफ्लाई है, फिर एडोबी प्रीमियर है, एक्सप्रेस। तो इस तरह के मतलब अब ये सॉफ्टवेयर हमारे पास इस तरह आ रहे होते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये कुछ फ़ोटो के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो जिसमें एडोबी का लाइट रूम है, एक्सप्रेस है। फिर कुछ डिज़ाइन वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह ये इलस्ट्रेटर है। और हमारे पास इन डिज़ाइन है, ये हमारे पास वो वायर फ्रेम्स बनाने के लिए भी काम आता है। फिर एक और वीडियोस के सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें एडोबी का आफ्टर इफेक्ट्स है, प्रीमियर्स है, ऑडिशन है। तो अब ये इस तरह हो गया है कि इन लोगों ने मतलब अब बजाय कि आप अलग अलग एक एक सॉफ्टवेयर्स खरीदें एक एक चीज़ के लिए, और ये कैरेक्टर एनिमेशन एनिमेट है, तो अब आप ये एक पूरी एक क्रिएटिव क्लाउड खरीदते हैं एडोबी का। और दैट्स इट। इस मतलब वो उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर्स इंक्लूडेड होते हैं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी अब वो कर दिया है। अब वो पहले वर्ड और ये एक्सेल अलग अलग आता था, अब भी आता है, लेकिन अब इनका एक और प्लान आ गया है जिसमें ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है। तो इसमें ये सारी चीज़ें अब वो इन हमारे पास दे रहे होते हैं, जिसमें क्या क्या हो गया है, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और अब आजकल चूंकि एआई का ज़माना आ गया है, तो एआई भी आ गई है अब। एआई की भी कुछ चीज़ें देते हैं ये लोग। तो को पायलट है, को पायलट। और फिर ये आउटलुक, ये एक ईमेल सर्विस है आउटलुक इनकी। तो ये यूजुअली पेड होता है, लेकिन आई वोंट रिकमेंड कि आप लोग इस पे भी मतलब पैसे खर्च करें। तो मतलब आप इसके फ्री वर्जन्स भी यूज़ कर लें। इसके अलावा ओपन सोर्स में हमारे पास बहुत कुछ है जो कि इंटायरली फ्री है। तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए था। तो ये एक माइंड मैप है सॉफ्टवेयर की टाइप्स का, कि किस तरह की होती हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड हुआ। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के फिर हमारे पास अलग अलग चीज़ें आई कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, डिवाइस ड्राइवर्स आए, और फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स आए। तो डिवाइस ड्राइवर्स को भी हमने यूटिलिटी प्रोग्राम्स के उसमें हमने वो कैटेगरी में थोड़ा पढ़ा। लेकिन बेसिकली ये डिवाइस ड्राइवर्स क्योंकि चूंकि कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स में होते हैं जिस तरह प्रिंटर,
अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो यूटिलिटी प्रोग्राम की कैटेगरी में आएगा। लेकिन कुछ डिवाइस ड्राइवर हैं जो वो विंडोज़ के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं। जिस तरह कीबोर्ड है, कीबोर्ड का ड्राइवर आपको नहीं करना पड़ेगा, माउस का ड्राइवर आपको नहीं करना पड़ेगा। कीबोर्ड का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ए लिखा हुआ आएगा। तो ये इसके पीछे कुछ प्रोग्राम चल रहा है ना, कि आप यहाँ पे कोई की प्रेस कर रहे हैं, ए बी सी डी की प्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी स्क्रीन पे ABCD प्रिंट हो रहा है। कोई सॉफ्टवेयर है जो ये बता रहा है कि जब ये हार्डवेयर का ये बटन प्रेस हो तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये इस तरह के ड्राइवर्स और इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। फिर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी आई। उसमें हमने प्रोडक्टिव ये देखे, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स में हम ये इस कैटेगरी में हम ये एग्जांपल्स ले सकते हैं, जिस तरह हमने ये कैनवा की देखी या एडोबी के देखे। फिर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में आप ये गूगल शीट्स और हमारे पास गूगल डॉक्स और इस तरह की मतलब चीज़ें जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, नोट्स टेकिंग एप्स जो हैं, ये सारी जितनी हमारे पास हैं ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स में आती हैं। फिर हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स में आपके पास ये जूम हो गया, स्लैक हो गया, और इसके अलावा जितने मतलब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं कि आप जिनसे दूसरों से कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें, चैट कर सकें, तो वो सारे कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर कुछ एंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। एंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर्स किस तरह हैं, जिस तरह ये आपका हमने शुरू में एग्जांपल देखी, VLC मीडिया प्लेयर है, और फिर और कोई वीडियो एडिटर है या वीडियो प्लेयर है, मीडिया प्लेयर है। तो ये सारे हमारे पास इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। आपकी जितनी गेम्स हैं वो सारी इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर्स में आती हैं, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। आपने कोई गेम इंस्टॉल की हुई है, गेम खेल रहे हैं, तो वो इटसेल्फ जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। अच्छा, और सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी वो एंटरटेनमेंट की उसमें कैटेगरी में हम उसको लेंगे। तो ये कैटेगरी कोई फिक्स कैटेगरीज नहीं है, बल्कि ये लूजली डिफाइंड कैटेगरीज हैं। इनको आप अपने हिसाब से मतलब, और भी कोई सॉफ्टवेयर आएगा वो किसी और का हो सकता है, किसी और कैटेगरी का हो। तो ये इस तरह भी होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, चैप्टर 5 आज यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका? जी मैम। ओके सर, तो स्टूडेंट्स, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। कल आप सबकी असेसमेंट है, और आपको पता है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में से आपके एमसीक्यूज आएंगे। और इसी के साथ साथ कल हमारी क्लास के कोई भी 3 स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें हमारे ट्रेनर्स मौजूद होंगे। जो भी आपकी इसमें प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको गलत आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन की नीड है, तो हमारे जो भी ट्रेनर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। इसी के साथ साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर हमजा। थैंक अल्लाह यू सो हाफिज। मच मैम। अल्लाह हाफिज़।